बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ लाहौर में लैंड कर चुके होंगे। लाहौर में लैंड करने का किसी बड़े लीडर का ये दूसरा वाक़या है। पहला वाक़या बेनज़ीर भुट्टो का था, जो 1986 में लाहौर में लैंड की, और बहुत बड़ा एक इज्तिमा था उस ज़माने में, मतलब 70-80 हज़ार कम अज़ कम, और बाज़ लोगों के मुताबिक शायद 2 लाख, बाज़ के मुताबिक 4 लाख, बाज़ के मुताबिक 10 लाख लोग पाक लाहौर में आए उनके रिसेप्शन के लिए। लेकिन जो लोग इदारे हैं उनका ये कहना भी है कि जब मजमा 1 लाख से तजावज़ कर जाए तो जितने मर्ज़ी हों, आप उनको जितना मर्ज़ी बना दें, चाहे अगर वो 1.5 लाख भी हैं तो आप उनको 10 लाख भी कह देंगे तो लोग मान लेंगे, क्योंकि एक ह्यूज मजमा होता है। तो ख़वातीन होता है, ये जो इस्तकबाल है ये कभी भी इस चीज़ की अलामत नहीं रहा कि लीडर अवाम में कितना पॉपुलर है या कोई लीडर जो है वो कितना वोट बैंक रखता है। आप देखें, और पार्टियां जब हुकूमत बनाती हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं होता कि उनकी कोई बेस हो, उनकी कोई स्ट्रेंथ हो। आप अगर देखें तो पाकिस्तान की जो इब्तदाई पॉलिटिक्स के हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद, लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद जो जोड़ तोड़ हुआ, जो तोड़ फोड़ मुल्क की सियासत में, वो बेसलेस जमातों को भी बेस मिल गई। यानी रातों रात जमातें बनी, रिपब्लिकन पार्टीज़ कितनी बनी और कितनी ख़त्म हुई, कितने लोगों को इक़्तिदार मिला। आप अगर देखें तो ज़माने में हर साल में 1-1, 2-2 प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, और जितनी लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म की, इतनी शायद भी दुनिया के किसी मुल्क में हो। तो उस ज़माने में जो रिपब्लिकन पार्टी बनी उसकी क्या बेस थी, वो रातों रात बनी, रातों रात ख़त्म हो गई। असम्बली के अंदर बनी, असम्बली के अंदर ख़त्म हो गई। तो ऐसी जमातें पाकिस्तान में बनती रही हैं। इनकी तारीख़ कोई नई पुरानी नहीं है, नई नहीं है, पुरानी तारीख़ है। ये पहले भी बनती रही हैं, पहले भी ख़त्म होती रही हैं, अब भी अगर बन जाएंगी तो ये एक अनोखी बात नहीं होगी। मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो जो इस काम में महारत रखते हैं वो जमातों को बना भी सकते हैं, जमातों को तोड़ भी सकते हैं। हाँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी 1967 में नवंबर में, तो ये एक ऐसी जमात थी जो ग्रास रूट से निकली, और उसने फिर लोगों को जकड़ भी लिया, क्योंकि उसके 3 नारे बड़े बुनियादी थे। 3 नारों से मतलब एक नारे के 3 अल्फाज, रोटी, कपड़ा और मकान। यही नारा इस वक्त पूरी दुनिया में सेल हो रहा है। इवन जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी कई मौक़ों पर ये होता है कि जी वो कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अमेरिका में भी बड़ा मौसर होता है कि हमें जो रियलिटीज़ हैं उनको भी देखना है। कम बैक अमेरिका जो है वो बड़ा पॉपुलर नारा था 90s में, रिपब्लिकन पार्टी की शिकस्त का नारा बना, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के जो रोनाल्ड रेगन थे या उनके बाद जो 2 बुश साहबान आए, तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स ये थी कि हम किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया पर छा जाएं और अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, जिसमें उनका 22-23 मतलब अरब डॉलर तो उनके अफ़गानिस्तान में ठुक गए थोड़े से अरसे में। तो जब दुनिया भर को कंट्रोल करने का उनका मिशन था तो उसमें उनकी अपनी इकॉनमी जो थी वो बिल्कुल बैठ गई। और फिर जब क्लिंटन बरसरदार आए तो उनकी वजह भी यही थी कि उनको एक रास्ता चाहिए था लोगों को सपोर्ट करने का। और कम बैक अमेरिका का नारा इसीलिए अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गया था एक ज़माने में, कि अमेरिका जो है वो दूसरे मुल्कों में तो फिर रहा है, अपने मुल्क में नहीं आ रहा। और यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों को निकाल लेंगे। और अरब स्प्रिंग इसलिए आई कि अब जो अमेरिका ने मुदाखलत करके चेंज लाने हैं वो चेंज दूसरे मालिक खुद ले आए। तो इसलिए ब्लूमबर्ग जो थे उन्होंने अरब स्प्रिंग पे बड़ा आर्टिकल्स लिखे, कुछ चीज़ें भी सामने आई। तो लोगों को कहा गया कि आप उठो, क्योंकि ज़ाहिर है कि अरब ममालिक में बेचैनी तो है, गुर्बत भी है, सियासी फ्रस्ट्रेशन भी है, इकनॉमिक, सियासी, मुआशी, ये सारी चीज़ें मिलकर, और बीच में जब यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और महंगाई होती है तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर एक दे देती हैं नया एक सर्कल। तो यही कैफियत पाकिस्तान में जब 67 में हुई तो यूथ उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हो गया, और पीपल्स पार्टी बड़ी पॉपुलर तरीके से हर सतह पर घर कर गई। उनका मैनिफेस्टो भी ऐसा था, रोटी, कपड़ा और मकान। बाकियों पे तो मैं जा ही नहीं रहा, क्योंकि बाकी तो सियासी तौर पे नारे थे जिनमें अवाम की दिलचस्पी नहीं थी। तो रोटी, कपड़ा और मकान के बेस पे 1970 में जो इलेक्शन हुए, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि पीपल्स पार्टी इतने बड़े पैमाने पर स्वीप कर जाएगी। और ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध में किसी के बैन गुमान में नहीं था कि लाहौर जो है मिनी लाड़का ना बन जाएगा, जहाँ पे लोगों की ज़मानतें ज़ब्त होंगी। और नूरा का अगर आपने केस सुना होगा तो नूरा क्या था, जो कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी नूरा को भी खड़ा करेगी तो जीत जाएगी। नूरा का मुकाबला एक बहुत बड़े उकाड़ा के जागीरदार वडेरे से था, बहुत बड़े वडेरे से था। वडेरे ने उसको उस ज़माने में 25-30 हज़ार रुपये ऑफ़र दिया, जो उसने ले लिया। अब आप देखें कि 70 में ये एक बड़ी ह्यूज मनी थी, जो आजकल तो शायद बहुत कम लोगों के पास पाकिस्तान में होगी। कम से मतलब टॉप की जो उसके पास तो होगी, लेकिन आम आदमी के पास नहीं होंगे।
फिर उन्होंने नूरा साहब को कहा कि नूरा ने कहा कि मैं टिकट वापस कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं टिकट वापस ना करो। वो अब वडेरे के जहन में ये था, लैंडलॉर्ड के जहन में ये था कि मैंने पीपल्स पार्टी को शिकस्त देनी और मैंने ये एक अपना कैरिज्मा कायम करना है कि मेरा इतना बड़ा स्टेटस है, इतना बड़ा स्टेचर है कि मैंने पीपल्स पार्टी को अपने हल्के में बुलडोज कर दिया, उनके कैंडिडेट्स को हरा दिया। उसने कहा आप टिकट वापस ना करो, आप कन्वेंसिंग ना करो, घर में बैठ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। उसने नूरा ने कन्वेंसिंग भी नहीं की, वो बेचारे कन्वेंसिंग भी करते रहे और आखिर में नूरा साहब जीत गए घर में बैठ के बगैर कन्वेंसिंग के, पैसे भी मिल गए, जीत भी गए, मैंने भी इलेक्ट हो गए। तो ये है नूरा की कहानी। तो बास पार्टियां इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि वो अगर नूरा भी खड़ा करते हैं तो जीत जाते हैं। अब मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इतना है कि वो नूरा खड़ा करें तो जीत जाएं, या उनके नूरे के अलावा कोई और नूरे भी जीत जाएं, या उनके जो और लोग हैं वो भी जीत जाएं, और से मतलब जैसे राना सनाउल्लाह और जो टॉप क्लास सेकंड टॉप क्लास लीडरशिप है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को निकाल कर। तो ये इसका फैसला तो ज़ाहिर इलेक्शन में होगा। लेकिन इसमें जो फ़िज़ा बनी हुई उसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बेहतर तो ये है कि केयर टेकर जो इस वक्त हैं उनसे कहा जाए कि आप इस्तीफ़ा दे दो और नवाज शरीफ से कहा जाए कि मुल्क का इक़्तिदार संभाल लो, आप टेक ओवर कर लो। सूरत हाल तो कुछ ऐसी मुल्क में बनी हुई है, तो क्यों मतलब 20-30 अरब रुपया हुकूमत का इलेक्शन कराने पे ज़ाया करना है, हल्का बंदियों पे करना है, वोटरों के कि जिसको कहते हैं झमेले में डालना है कि आप जाके अपना देखें किस हल्के में वोट है। मेरा वोट जो वो खुद मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम हुआ है, मैं भागता फिरूँ कि भाई वोट इधर का उधर करो, उधर का इधर करो। तो बेहतर ये है कि इनको कहा जाए आप इक़्तिदार संभाल लो, और जो पैसे अवाम के खर्च होने, अवाम मीन्स सपोर्टर्स के खर्च होने, क्योंकि कैंडिडेट्स तो कभी पैसा खर्च करते ही नहीं है। कैंडिडेट्स का पैसा तो चाय पानी पे खर्च होता है जो उसके घर में आने वालों को दिया जाता है, बाकी जो कार्ड वार्ड होते हैं सारा कुछ इंतजाम होता है वो तो पब्लिक करती है, जो मतलब उनके सपोर्टर होते हैं वो करते हैं, जिन्होंने फ्यूचर में उनके इर्द गिर्द घेरा डाल के अपने काम करवाने होते हैं। तो इस सिनेरियो में मैं एक मुख्तसरन तौर पे जो कहना चाहूँगा वो तो यही है कि नवाज शरीफ का रिसेप्शन जैसा भी हो, रिसेप्शन जो है इस्तकबाल, वो कभी इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं होते कि उसकी पॉलिटिकल बेस क्या है। क्योंकि अगर आप पूरे जिसको कहते हैं ना पूरे पाकिस्तान से बसें ला कर किसी एक जगह खड़ी कर देंगे तो ये एक ह्यूज गैदरिंग हो सकती है। मैं गैदरिंग पे कभी भी किसी भी उस पर नहीं जा सकते, किसी भी जलसे की गैदरिंग जो है वो उसके वोट बैंक को जाहिर नहीं करती। वोट बैंक तो सिर्फ इलेक्शन में ठप्पों से ज़ाहिर होता है। ठप्पा मीन्स अंगूठे का जो वाकई लगा होता है वो वाला ठप्पा नहीं जिसको कहते हैं कि ठप्पा लगा दिया। तो वो कितना है नून के पास ये तो नहीं जानते, लेकिन नवाज शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं। मुल्क में इलेक्शन की अभी गहमा गहमी तो नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टर बैनर्स और होर्डिंग्स और फ्लैक्सेस लगे हुए हैं कि फ़लाना सपोर्टर है, फ़लाना सपोर्टर है, नीति 3-4 तस्वीरें हैं। तो ज़ाहिर है हमें ये तो पता है कि इक़्तिदार किसको मिलना है, हमें ये भी पता है कि इक़्तिदार कैसे मिलना है, हमें ये भी पता है कि अगली हुकूमत किसकी है। तो बेहतर है कि पहले ही दे दी जाए और उनको कहा जाए कि आप इक़्तिदार संभाल लो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।